नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। पहली खबर की बात करें तो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बार फिर इंडिया को SU-57 फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो टाइमिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इंडिया अभी भी फ्यूचर फाइटर फ्लीट को लेकर मल्टीपल डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली काम कर रहा है। पुतिन ने पुराने FGFA प्रोग्राम को याद करते हुए बोला कि रसिया ने पहले भी इंडिया को SU-57 टेक्नोलॉजी पर साथ काम करने का ऑफर दिया था, लेकिन उस वक्त इंडिया ने एयरक्राफ्ट के मैच्योर होने का वेट करना सही समझा। पुतिन के अकॉर्डिंग इंडिया ने बेसिकली रसिया से कहा था कि पहले एयरक्राफ्ट को कंप्लीट कर लो, फिर हम देखेंगे। अब रसिया ओपनली कह रहा है कि वो ऑफर अब भी टेबल पर है। पुतिन ने क्लियरली बोला कि रसिया सिर्फ एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि रसिया फ्यूचर अपग्रेड्स, टेक्नोलॉजीज़ और प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट में भी इंडिया के साथ काम करने को रेडी है। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट होती रही है, स्पेशली इसलिए क्योंकि इंडिया ट्रेडिशनली इम्पोर्टेड फाइटर्स में भी ज़्यादा कंट्रोल और कस्टमाइज चाहता है। और देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स का स्टाइल भी वही रहा है। SU-30 MKI इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है, जहां रसियन एयरक्राफ्ट लेकिन इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैवीली कस्टमाइज्ड। इसी वजह से डिफेंस सर्कल्स में काफ़ी टाइम से ये स्पेकुलेशन चल रही है कि अगर इंडिया फ्यूचर में SU-57 लेता भी है तो वो टिपिकली रसियन वेरिएंट नहीं होगा, और इंडिया जाहिर है अपने एवियोनिक्स, इंडियन वेपन्स और मिशन सिस्टम्स के साथ एक अलग कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा। पिछले कुछ महीनों में SU-57 को लेकर डिस्कशन और भी बढ़ गए, क्योंकि रसिया ने इंडिया को सोर्स कोड एक्सेस और लोकल प्रोडक्शन जैसे रेयर ऑप्शंस का ऑफर भी किया। अगर वाकई ऐसा होता है तो वो वेस्टर्न फाइटर डील से काफ़ी अलग सिचुएशन होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्सेस और इंडिपेंडेंट अपग्रेड्स इंडिया के लिए अब एक मेजर प्रायोरिटी बन चुके हैं। पुतिन ने इनडायरेक्टली इसी पॉइंट पर वेस्ट को टारगेट भी किया। उन्होंने बोला कि रसिया इंडिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन में वैसे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं करेगा जैसे कई दूसरी कंट्रीज करते आए हैं, लेकिन दूसरी साइड भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। इंडिया ऑलरेडी AMCA प्रोग्राम पर काफ़ी अग्रेसिवली काम कर रहा है, और गवर्नमेंट और एयरफोर्स दोनों नहीं चाहेंगे कि कोई भी फॉरेन फाइटर प्रोजेक्ट AMCA की प्रायोरिटी को डैमेज करे। इसी वजह से अगर फ्यूचर में SU-57 पर अगर सीरियसली टॉक्स होती भी हैं तो इंडिया उसे एक इंटरिम कैपेबिलिटी और टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के एंगल से देखेगा, ना कि AMCA के रिप्लेसमेंट के रूप में। अगली खबर की बात करें तो इंडियन नेवी इस मंथ एक साथ 5 नए इंडिजिनस नेवल प्लेटफॉर्म को इंडक्ट करने जा रही है, और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये इंडियन शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए भी एक बड़ा मोमेंट माना जा रहा है। इस इंडक्शन में 2 एडवांस्ड प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स, एक सर्वे वेसल और 2 एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट शामिल हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये ऑलमोस्ट पूरी फ्लीट इंडिया में ही डिज़ाइन और बिल्ड की गई है। दोनों प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं और इंडियन नेवी के फ्यूचर फ्रंटलाइन कॉम्बैट शिप्स के रूप में देखे जा रहे हैं। INS दूनागिरी को GRSE ने बिल्ड किया है, जबकि INS महेंद्रगिरी MDL ने कंस्ट्रक्ट की है। और ऑनेस्टली इन शिप्स की कैपेबिलिटीज़ काफ़ी सीरियस लेवल की हैं। दोनों वॉरशिप्स ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड होंगी, जो लॉन्ग रेंज प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देती हैं। साथ ही बराक 8 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी ऑन बोर्ड होगी, जो इनकमिंग मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए यूज की जाएगी। MF स्टार एसर रडार भी इन फ्रिगेट्स का एक मेजर हाईलाइट है। टॉर्पीडो ट्यूब्स और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स की वजह से ये शिप्स अंडर वाटर थ्रेट्स के अगेंस्ट भी स्ट्रॉन्ग कैपेबिलिटी रखती हैं। दूसरी तरफ सर्वे वेसल लार्ज संशोधक का रोल थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन नेवी के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। ये वेसल हाइड्रोग्राफिक सर्वेज और सी बेड मैपिंग के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं। अंडर वाटर टेरेन मैपिंग, नेविगेशन डेटा और मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म काफ़ी क्रिटिकल होते हैं। साथ ही अग्रे और मालवन स्पेसिफिकली एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं। इनका मेन रोल कोस्टल वाटर में हॉस्टाइल सबमरीन्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना होगा। बीते सालों में अंडर वाटर थ्रेट्स और सबमरीन एक्टिविटी को लेकर इंडियन नेवी का फोकस काफ़ी इंक्रीज हुआ है, और इसी वजह से ऐसे स्पेशलाइज्ड एंटी सबमरीन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म्स रैपिडली इम्पॉर्टेंट बनते जा रहे हैं। एक और चीज़ जो इस पूरे इंडक्शन को इम्पॉर्टेंट बनाती है वो है इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी का स्केल। GRSE, कोचीन शिपयार्ड और MDL जैसे इंडियन शिपयार्ड्स अब इंक्रीजिंगली
कॉम्प्लेक्स मॉडर्न वॉरशिप बिल्ड कर रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का MQ-28 घोस्ट बैट अब धीरे धीरे इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्लान्स में एक सीरियस नाम बनता जा रहा है। ऑफिशियली अभी कोई डील अनाउंस तो नहीं हुई है, लेकिन रिसेंट अपडेट्स ने क्लियरली सिग्नल दिया है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एडवांस कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजीज को लेकर डीप डिस्कशन कर रहे हैं। और ऑनेस्टली देखा जाए तो जिस तरह फ्यूचर एयर वॉरफेयर चेंज हो रहा है, घोस्ट बैट जैसे सिस्टम्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो पूरा डिस्कशन तब और इंटरेस्टिंग हो गया जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस टॉक्स के दौरान एक फोटो सामने आई। उस फोटो में इंडियन एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल संजीव तालियान और ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टीवन पैस्के MQ-28 घोस्ट बैट डेमोन्स्ट्रेटर के सामने खड़े नजर आए। ऑफिशियल स्टेटमेंट में एयरक्राफ्ट का डायरेक्ट मेंशन नहीं था, लेकिन डिफेंस ऑब्जर्वर्स ने उस फोटो को एक स्ट्रॉन्ग हिंट के रूप में देखा, क्योंकि ऐसे प्लेटफॉर्म्स यूजुअली रैंडमली बैकग्राउंड में नहीं रखे जाते और घोस्ट बैट कोई ऑर्डिनरी ड्रोन भी नहीं है। बोइंग ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक लॉयल विंगमैन कॉन्सेप्ट के अंडर डेवलप किया है, यानी ये अनमैन्ड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट के साथ मिलकर ऑपरेट करता है, ऑलमोस्ट एक AI पावर्ड कॉम्बैट पार्टनर की तरह। इसका रोल सिर्फ सर्विलांस तक लिमिटेड नहीं है। घोस्ट बैट रिकॉनासेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिकॉय मिशंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग और इवन स्ट्राइक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है। रिपोर्ट ये भी सजेस्ट करती है कि बोइंग इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे ऑप्शंस देने के लिए रेडी हो सकता है, और अगर फ्यूचर में कोई पार्टनरशिप होती है तो घोस्ट बैट को तेजस MK-1A, राफेल और SU-30 MKI जैसे इंडियन फाइटर के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। और वही चीज़ इसको इंडिया के लिए और अट्रैक्टिव बना देगी, क्योंकि चाइना रैपिडली AI एनेबल्ड कॉम्बैट ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। टर्की का बैरिक्टर किजिलिज्मा भी लॉयल विंगमैन टाइप देखा जा रहा है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स भी क्लियरली नहीं चाहेगी कि फ्यूचर में हमारी टेक्नोलॉजी पीछे रह जाए। वैसे इंडिया ऑलरेडी अपने इंडिजिनस प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। DRDO का घातक UCB, HAL का कैट्स वॉरियर प्रोग्राम इसी को ध्यान में रखकर डेवलप किए जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये भी है कि इन सिस्टम को ऑपरेशनल मैच्योरिटी तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा। अगली खबर की बात करें तो इंडिया की TVS सप्लाई चेन सॉल्यूशन ने ऑफिशियली एयरस्पेस और डिफेंस सेक्टर में एंट्री कर ली है, और इसके लिए कंपनी ने इटली की ALA ग्रुप के साथ एक जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है। पार्टनरशिप 51:49 के रेशियो में डिवाइडेड की गई है, जहां मेजॉरिटी स्टेक TVS के पास ही होगा। कंपनी के अकॉर्डिंग इस जॉइंट वेंचर से 2031 तक 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्यूमुलेटिव रेवेन्यू जनरेट होने की एक्सपेक्टेशन है। और अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि फोकस सिर्फ पार्ट सप्लाई तक लिमिटेड नहीं रहेगा। जॉइंट वेंचर एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एंड टू एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन हैंडल करेगा। इसमें एयरक्राफ्ट और डिफेंस कंपोनेंट सोर्सिंग, वेयर हाउसिंग, इम्पोर्ट्स, किट्स, सब असेंबली, ऑपरेशंस और डिलीवरी सिस्टम तक सब इंक्लूड होगा। और फ्यूचर वॉरफेयर में ये एरिया सरप्राइजिंगली बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आज के टाइम पर सिर्फ वेपन बना लेना काफ़ी नहीं है, रियल चैलेंज होता है उनके स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस चेन्स को इफेक्टिवली मैनेज करना, स्पेसिफिकली एयरोस्पेस सेक्टर में, जहां एक स्मॉल डिले भी पूरे फ्लीट ऑपरेशन को इम्पैक्ट कर डालता है। इसी वजह से ग्लोबली एयरोस्पेस डिफेंस लॉजिस्टिक्स को हाई वैल्यू बिजनेस माना जाता है, और TVS सप्लाई चेन ने भी इसी पॉइंट को हाईलाइट किया। तो TVS और ALA ने एक्चुअली इस साल के पहले एक इनिशियल एग्रीमेंट साइन किया था। उसके बाद मल्टीपल प्लेयर्स के साथ डिस्कशन हुए और रिपोर्टेडली स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट देखने को मिला। उसके बाद दोनों कंपनीज ने पार्टनरशिप को ऑफिशियली जॉइंट वेंचर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो आप क्या कहेंगे इन सब खबरों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।